अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे साउथ अफ्रीका का जो ओडीआई स्क्वाड है। उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, और भी टॉपिक्स हैं उस पर आगे मूव करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि साउथ अफ्रीका का स्क्वाड जो ओडीआई और टी20 का हमारे पास आके खेलेगा वो कैसा है। भाई बड़े ही बॉक्स ऑफिस प्लेयर्स डाले हैं उन्होंने, और तकरीबन पूरी टीम उतार दी है। सिर्फ एक ही प्लेयर शॉर्ट नजर आ रहा है, वो है कगिसो रबाडा, क्योंकि शायद वो टेस्ट मैचेस में खेलेगा तो शायद यहाँ ना खेले। उसके अलावा टीम बहुत सॉलिड नज़र आ रही है। और मुझे जो सबसे अच्छे बॉलर्स और बैट्समैन लग रहे हैं जिनके ऊपर मेरी नज़र है, एक तो जेराल्ड कोटजी आ रहा है पाकिस्तान। ये तो पहली दफ़ा आ रहा है। ये एक बड़ा शानदार बॉलर है, 150 प्लस का बॉलर है। इसकी बॉलिंग देखने में बड़ा मज़ा आएगा। और दूसरा जो है ये है डेवाल्ड ब्रेविस। जब ये रावलपिंडी में खेलेगा तो ओह हो, क्या छक्के लगेंगे और क्या चौके होंगे और क्या होगा। उफ, इस प्लेयर को मुझे देखने का जो है ना बड़ा शौक हो रहा है। और जो इनका कैप्टन है वो मैथ्यू ब्रेक्सकी है, जिसने हमारे हमारे यहाँ पर जब लास्ट टाइम आया था तो बड़ी अच्छी बैटिंग करके गया था पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वाली जो सीरीज हुई थी। तो बहुत अच्छी बैटिंग की थी इसने। तो ये एक अच्छा कप्तान है और अच्छी बैटिंग भी कर रहा है। बाकी भी कॉर्बिन बॉश है वगैरह, ऑलराउंडर हैं। बॉलर्स भी अच्छे ही हैं सारे, स्पिनर्स भी खिलाए हैं इन्होंने। और कोएना मफाका, कोएना मफाका एक ऐसा बॉलर लिया है इन्होंने जो कि तेज बॉल करेगा, और इसका बॉल पाकिस्तान की पिचेस पे निकलेगा। ये अच्छा बॉलर लिया इन्होंने, मजा आएगा इसकी बॉलिंग देख के। अच्छा, ये तो हो गई हमारी। अच्छा, हमारी टीम अभी अनाउंस नहीं हुई है तो लिहाजा अभी उसको डिस्कस नहीं करते। उसके अलावा एक मैच अभी गुजरा 2 दिन पहले, पाकिस्तान और इंडिया वुमेन का। मैंने वो मैच देखा, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ी औरतें और बहुत छोटी औरतें खेल रही हैं। एक बहुत ताकतवर टीम, एक बहुत कमजोर टीम। हमारी जो लड़कियों लड़कियों की टीम है उसमें चलो पावर हिटिंग और स्किल्स की कमी तो हो ही सकती है, लेकिन फिजिकली भी हम बड़े उनसे वीक नजर आ रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे यहाँ जो है वो उठान इतनी अच्छी नहीं हो सकी, और वहां पर लड़कियों की उठान अच्छी हो गई। हम जो 90s का दौर जानते हैं उसमें तो हम देखते थे जो हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स होते थे उनके वो ब्रॉड होते थे, 6.5-6 फुट की हाइट होती थी, ये लंबे लंबे कंधे चौड़े होते थे। और वहाँ जो प्लेयर्स होते थे उनकी वो बेचारे जो है वो इतने कमजोर से होते थे, वो हमारे प्लेयर्स को देख के खौफ खाते थे। वो इतने स्ट्रांग होते थे हमारे प्लेयर, ब्रॉड, और ये उनका एक दबदबा होता था, रोब होता था। मैं ये समझता था हमारी वुमेन में भी यही चीज होगी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारी जो खुराकें हैं वो उनसे बड़ी डिफरेंट है। वेजिटेरियंस हैं हम, जरा खुले डुले हैं, गोश्त भी खाते हैं, हर तरीके की हमारी खुराकें अच्छी हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार शायद हम लोग जो है वो उनसे थोड़ा सा बेहतर जो है वो पावर हिटिंग और इन सब चीज़ों में हमारी वुमेन इनसे बेहतर होंगी। लेकिन नहीं भाई, ट्रेनिंग वगैरह बड़ी मैटर करती है। आज उनके उनकी मेंस टीम भी हमसे ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल हो चुकी है, और वुमेन्स टीम भी हमसे ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, क्योंकि हम स्किल्स वाइज बहुत पीछे रह गए हैं, ट्रेनिंग वाइज बहुत पीछे रह गए हैं। वुमेन्स का तो चलो समझ में भी आता है, हमारे मुल्क में उस तरह का कल्चर डेवलप नहीं हुआ, पर मेन कैसे पीछे रह गए, ये भी एक अजीब सा सवाल है। लेकिन बहरहाल जो मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान वुमेन्स का, वो बिल्कुल ही एक मिस मैच था। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे बस एक बहुत बड़ी टीम और एक बहुत छोटी टीम खेल रही है। बहुत ही बड़ा मिस मैच था। और जिस तरीके से वो गेम को लेके गए, 80 प्लस की लीड से उन्होंने आपको मैच मार दिया, कहीं पास भी नहीं आने दिया उन्होंने आपको। तो ये तो उनकी क्लास थी, और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। और बाय द वे, इससे पहले एक ऑस्ट्रेलिया से सीरीज खेली है, और जो वुमेन वाली से सीरीज हुई है उनकी, 400 रन मारे थे लास्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने ओडीआई में, और वो चेस करते हुए 370 पे गए थे। तो ये टीम अपने मुल्क में वहां परफॉर्म कर रही है उस लेवल पे जाके ऑस्ट्रेलिया के साथ, और हम जो है वो उनको उनके ही मुल्क में जाके चैलेंज कर रहे हैं, और इस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं कि जैसे बिल्कुल जैसे बच्चे खेल रहे हो। तो बहरहाल हमारी टीम कहीं से भी उनके आसपास भी नहीं भटकती। मेंस टीम तो फिर चलो कहीं ना कहीं चैलेंज कर लेती है 3-4 मैचेस में। वुमेन्स टीम का तो आसपास कोई भी दूर दूर तक कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ना मैच है, और मुझे लगता भी नहीं है कि आने वाले टाइम में होगा। बहुत
फिजिकल और स्किल वर्क की ज़रूरत है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि एक और टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है इसी वजह से कि जी राइवलरी जो है वो खत्म होती जा रही है। देखो जी, वुमेन भी हरा देती हैं। सूर्या कुमार ने भी वीडियो डाली कि जी वुमेन भी हरा देती हैं, मैन भी हरा देते हैं। तो राइवलरी तो नाम को है नहीं, ये तो हर वक्त ही हारते रहते हैं, राइवलरी काहे की है? बिल्कुल सही बात है जी, राइवलरी तो नहीं है, क्योंकि आप मैच ही हारते रहते हो तो राइवलरी कहाँ से बनेगी? लेकिन फिर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि भैया अपनी पूरी टीम क्यों खिलाते हो फिर? अगर हमारी टीम इतनी हल्की है तो पूरी टीम मत खिलाया करो, भेज दिया करो अपने छोटे लड़के और खेल लिया करो हमारे साथ। लेकिन जब हमारे साथ खेलना होता है तो भेजते पूरी टीम हो आप, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर मैच लग गया तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। तो लिहाजा भेजते आप पूरे लड़के हो, जो आपकी बेस्ट 11 होती है ना वो आप उतारते हो पाकिस्तान के खिलाफ। तो भाई राइवलरी नहीं है तो यार हल्की टीम खिलाया करो हमारे खिलाफ। हम तो छोटी टीम है ना, तो हल्की टीम खिलाओ। क्यों बुमराह बुमराह, कुलदीप कुलदीप और सारे शुभमन गिल और अभिषेक सब उतार देते हो? हम तो छोटी टीम है, छोटे लड़के उतारो हमारे खिलाफ। अब हम इतने इतने अच्छी टीम नहीं है तो क्यों अपने बेस्ट प्लेयर उतारते हो? और वो जीतने के बाद तुम्हारा कोच जो है वो यूं मार रहा है डेस्क पे हाथ, जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा काम कर दे। हम तो छोटी टीम है, क्या किस बात की खुशी है तुम्हें? एशिया कप तो जीत गया, ठीक है, इस बात की खुशी हो सकती है, लेकिन फिर भी हराया तो छोटी टीम को है। इतना पैशन। खैर खैर, बहरहाल मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्रिकेट में तो चलो मान लिया आपकी राइवलरी हमसे नहीं बनती है, आप ठीक है हमें आउटराइट हराते हो, आज आप अभी आपका दौर चल रहा है, मानते हैं, दिया। लेकिन एक बात भी, ये बात ध्यान में रखना कि देखो राइवलरी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की नहीं होती है स्पोर्ट्स में। वो उसके बहुत अलग अलग डायनामिक्स होते हैं। कहीं ना कहीं जो है वो ज्योग्राफिकल लोकेशंस और हिस्ट्री और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व होती हैं जब मैचेस हो रहे हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल ले लो कि फर्ज करो कल को इंग्लैंड की टीम जमीन पे लग जाए, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा हो, तो क्या एशेज की वैल्यू कम हो जाएगी? क्या एशेज में जो है वो ऑस्ट्रेलिया अपनी बेस्ट टीम खिलाना बंद कर देगा? एशेज की वैल्यू थी, है और रहेगी। इंग्लैंड चाहे जितनी भी बुरी टीम हो जाए, लेकिन एशेज वहीं खड़ा रहेगा जहाँ वो है। क्यों? क्योंकि उसकी रेलेवेंस एक हिस्ट्री से बनती है। तो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की भाई एक रेलेवेंस है, वो रेलेवेंस कभी ख़त्म नहीं होती। बल्कि इस तरह की हरकतें करके, जिस तरह का एशिया कप आप लोगों ने कंडक्ट किया, ऑपरेशन सिंदूर और ये और वो फलाना ढमका, सारी सियासत घुसड़ गई अंदर, इन सब चीज़ों को करके आपने इस राइवलरी को और रेलेवेंट कर दिया। शायद थी नहीं, अब कर दिया आपने रेलेवेंट उसको। उसके लिए आपका शुक्रिया। तो आगे के जो मैचेस होंगे ये और ज़्यादा खतरनाक होंगे, और क्योंकि हम छोटी टीम है लेकिन फिर भी आपको अपनी बेस्ट 11 उतारनी पड़ेगी। ये जितनी गर्मा गर्मी आपने कर दी है ना, आप खेल नहीं सकते अपनी सेकंड बेस्ट और थर्ड बेस्ट के साथ पाकिस्तान के साथ। ऑल्दो हम बुरी टीम है, फिर भी खिलाओगे अपनी बेस्ट 11। जो कर दिया उसके बाद तो अब मजबूरी मजबूरी में बेस्ट 11 खिलानी पड़ेगी, इसके अलावा चारा नहीं है आपके पास। अच्छा, बहरहाल इसके बाद टेस्ट स्क्वाड में हल्की सी हमने कोई चेंजेस किए हैं। आमिर जमाल और जो आपका फैसल अकरम जो स्पिनर था उसको हमने हटा दिया। मेरे हिसाब से ठीक फैसला है। मैंने पहले भी कहा था कि मेरी वीडियो में पहले मैंने कहा था कि ये दोनों वैसे भी नहीं खेलेंगे, तो अगर आपने किसी को हटाना तो आप हटा देते। खैर चलो, मुझे क्योंकि मुझे उससे इसलिए नहीं फर्क पड़ा कि इन्होंने वैसे भी नहीं खेलना था। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने एक 38 साल स्पिनर को कैरी किया है और फैसल अकरम को मौका नहीं दिया। फ्यूचर आप किसके साथ देख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि शायद इस मैच में जो आसिफ अफरीदी है वो अच्छी बॉलिंग कर जाए और आपको मैच जितवा भी दे, लेकिन एक सीरीज से फर्क क्या पड़ जाएगा? आप फ्यूचर क्या कहाँ देख रहे हैं? 3 स्पिनर तो ले जा ही रहते हैं ना। एक स्पिनर तो एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए जिसको आप फ्यूचर में देख रहे होते हैं। आज डेवलप करना शुरू करते तो शायद 2-3 साल में डेवलप होता। टेस्ट के तो प्रोडक्ट्स इसी तरह डेवलप होते हैं। टेस्ट का प्रोडक्ट कभी भी ऐसे डेवलप नहीं होगा कि आप उसको एकदम से उतार देंगे और एक्सपेक्ट करेंगे वो परफॉर्म कर दे, ऐसा नहीं होता। खैर चलो, बहरहाल आप आसिफ अफरीदी के स्टिक कर रहे हैं। आई होप उनकी ज़रूरत भी ना पड़े और हमारे जो बेस्ट 11 है वही अच्छा परफॉर्म करे। जैसे मैंने कहा था 2 टेस्ट मैचेस हैं तो मुश्किल ही है कोई अपनी 11 चेंज करे अगर जीत गया तो अगर पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच निकाल लिया तो कोई भी 11 नहीं बदलेगा। लाइक वाइज वो भी नहीं बदलेंगे, मुझे मेरे जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है। बदल दें तो उनकी अपनी चॉइस है। अच्छा, भारत इसके बाद आगे एक सबसे ज़्यादा टची टॉपिक, और वो है वे फॉरवर्ड पाकिस्तान की टीम का
T20 में स्पेशली, क्योंकि वर्ल्ड कप आगे T20 का पड़ा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें रन हो रही हैं कि जी बाबर आजम दोबारा आ सकते हैं, साउथ अफ्रीका की सीरीज में उन्हें मौका मिल सकता है और उन्हें चांस दिया जा सकता है T20 के अंदर। पहले हमारा टेस्ट मैच है, फिर हमारा T20 के 3 हैं और फिर ODI 3 है। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि आप ऑलरेडी 2 टेस्ट मैचेस बाबर आजम को दे रहे हैं, इसमें शायद 2 इनिंग्स आएंगी, 2 नहीं आएंगी तो एक एक आ जाएगी, या एक बढ़िया इनिंग आ जाएगी, तो वो 2 3 4 इनिंग वो बनती हैं और फिर आपके पास 3 ODI आ रहे हैं, ठीक है। और ODI भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके जो वेन्यूज हैं वो बड़े स्कोरिंग वेन्यूज हैं। एक तो फैसलाबाद में पड़ रहा है, एक आपका 2 फैसलाबाद में पड़ रहा है और बल्कि तीनों ही फैसलाबाद में पड़ रहे हैं। वाह। तो ये जो है ये तो अच्छी खासी आपकी स्कोरिंग सीरीज हो सकती है और बाबर आजम को बहुत अच्छा मौका मिलेगा इसमें फैसलाबाद में स्कोर करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके पास ऑलरेडी इतना चंक ऑफ मैचेस मौजूद है कि वो परफॉर्म कर सकते हैं, और सारे ही मैचेस में उतार देना बाबर आजम के लिए अच्छा नहीं होगा, खुद भी अच्छा नहीं होगा, पाकिस्तान टीम के लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमें भी वो कंटिन्यूटी चाहिए। आप पाकिस्तान के पिचेस पे रावलपिंडी में मैच हो रहा है, लाहौर में मैच हो रहा है और आपने बाबर आजम को उतार दिया, ठीक है। 90% चांस तो है उसने स्कोर कर देना है। वर्ल्ड कप में उसने अगर T20 में आना है तो कहाँ खेलेगा, वो खेलेगा श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका की पिचेस पाकिस्तान की पिचेस की तरह नहीं होती, इसलिए बेहतर वो यहाँ परफॉर्म करेंगे, उधर फेल होंगे, क्योंकि बाबर आजम स्पिनर पे स्ट्रगल करते हैं। इसलिए बहुत बेहतर यही है कि पहले इनको टेस्ट में परफॉर्म करने दो और ODI बड़े फॉर्मेट में परफॉर्म करने दो, यहाँ से कॉन्फिडेंस गेन करें, आगे से आप उनको सीधे देते चले जाएं। अगर आपने अभी से इनको इंक्लूड कर लिया तो फिर सवाल ये है कि जो एशिया कप में बिल्ड किया है, ट्राई नेशन में बिल्ड किया है, उसकी कंटिन्यूटी का क्या। हुसैन तलत एक मैच में मैन ऑफ द मैच होता है, ठीक है, 2 में फेल भी हुआ आगे चल के, इंडिया के मैचेस में उसने ब्लंडर्स मारे, ठीक है, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी जो उसने मिस करी, लेकिन बहरहाल ये है कि उसने एक मैच में मैन ऑफ द मैच तो दिया है। तो आप उसकी कंटिन्यूटी का क्या करेंगे अगर आप एक बीच में और बाबर आजम को डाल देंगे। तो प्लेयर्स तो सभी एक ही जैसे हैं, जब एक को मौका मिला है और उसने परफॉर्म किया है तो पहला चांस उसका बनता है। और दूसरी बात ये कि उसके बाद हारिस, जिससे रन नहीं हो रहे थे, उसे दोबारा मौका मिलेगा लाहौर में परफॉर्म करने का, वो चाहे गिव हिम हिज लास्ट चांस। मैं ये कहता हूँ T20 में अगर आपने उसे मौका देना है तो टेल हिम दैट दिस इज लास्ट चांस। 3 आपको वो T20s मिल रहे हैं भाई, इन T20s में आप परफॉर्मेंस निकाल के दो, ठीक है। और अगर आप पाकिस्तान में भी परफॉर्म नहीं कर सकते, दुबई में भी परफॉर्म नहीं कर सकते, शारजा में भी आपसे परफॉर्म नहीं हुआ, अल्लाह हाफिज करो भाई, फिर ऐसे बंदे को ऐसा बंदा हमें चाहिए नहीं है जो अपने भी मुल्क में परफॉर्म नहीं कर सकता। और बड़े अच्छे वेन्यूज हैं, रावलपिंडी, लाहौर। लाहौर और लाहौर की पिच अब जब से स्टेडियम बना है बहुत हार्ड हो गई है। ये वो वाली पिच है कि बस रन ही रन है इसके ऊपर। यहाँ अगर कोई रन ना कर सका अच्छा प्लेयर पाकिस्तान का, तो फिर वो कहीं रन करने के लायक नहीं है। 350 रन बने थे चैंपियंस ट्रॉफी में जो ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर लिए थे। ये वो वाला ग्राउंड नहीं है पहला वाला, जैसे जैसा लाहौर होता था। जब से न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ है उसकी उसकी थोड़ा सा डिफरेंस, उसकी खेलने का मिजाज बदल गया पिच का। बहुत तेज रन हो रहे हैं उसके ऊपर, फास्ट हो गया मैच बहुत उसके ऊपर। तो अगर यहाँ पर मोहम्मद हारिस और इस तरह के प्लेयर, मोहम्मद हुसैन तलत, ये अगर रन नहीं करते देन उनको अल्लाह हाफिज करो, गिव देम अ फेयर चांस। ये 3 मैचेस में फेयर चांस दो उनको बिल्कुल। और अब यहाँ से अगर परफॉर्मेंस ना निकले तो फिर हाँ, बाबर आजम की जगह बनती है उसको एंटर, लेकिन अभी फिलहाल मैं नहीं कहूंगा कि उसको एंटर करना चाहिए। आप उसको इनफ मैचेस दे रहे हैं, लॉन्गर वर्जन्स में बाबर आजम को परफॉर्म करने दो, ठीक है ना। फिर यही हो जाएगा, आप उसको क्या करोगे, 2 टेस्ट मैचेस दे दिए, 3 T20 दे दिए, 3 वनडे दे दिए, इतने मैचेस दे दो तो कोई भी आदमी 1 या 2 में परफॉर्म कर देगा भाई। इस तरह का प्लेयर नहीं चाहिए। आप उसे लिमिटेड टाइम दें, लिमिटेड विंडो दें, उसको अच्छा ब्रेक मिल चुका है, वो अपनी गलतियों पे काम करके आएगा, आना भी चाहिए। और फिर वो अब इन मैचेस में आके एज अ मैच विनर हमें डिलीवर करे। हमें वो वाला प्लेयर नहीं चाहिए कि जो 30-40 रन करे और चला जाए। इस तरह का प्लेयर ना हमारे पास ODI में काम का है, ना टेस्ट में काम का है, ना T20 में काम का है। हमें तो वो प्लेयर चाहिए जो जब खड़ा हो तो वो मैच निकाले,
बाबर आजम का नाम इसीलिए बना था कि उसने बड़े मैचेस में जब वो खड़ा हुआ है तो बड़े रन्स किए। तो वो अगर बड़े रन्स करेगा, कहाँ करेगा? T20 में करेगा। बड़े रन्स होंगे टेस्ट में या वनडे में, तो उसको एक फेयर चांस उसमें दें, वहां ड्रॉप नहीं होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं। उसके बाद अगर वो परफॉर्म नहीं कर देता है तो फिर आप उसको आगे ले जा सकते हैं। एक एक मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, इस बात को जरा समझने की भी जरूरत है। ये अक्सर हमारे यहाँ बात करते हैं जो हमारे कोचेज होते हैं, कैप्टन होते हैं, कि हमें प्लेयर को कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। भाई प्लेयर को कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता, प्लेयर मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस देता है। अगर प्लेयर मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा तो मैनेजमेंट के प्लेयर को कॉन्फिडेंस देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? इस बात को समझो। अगर एक आदमी को स्विमिंग आती है, ठीक है, आपको उसे कॉन्फिडेंस देने की जरूरत नहीं है कि जाओ यार स्विमिंग पूल में जाके छलांग लगा दो, मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है। उसे अगर स्विमिंग आती है, वो जाके खड़ा होगा, वो डाइव मार देगा, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस है। उस आपसे आपकी कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्किल्स खुद कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं। जिस आदमी का स्किल वर्क पूरा होगा, उसे पीछे से कॉन्फिडेंस लेने की जरूरत नहीं है। इसकी प्राइम एग्जाम्पल आपकी अपनी टीम में बैठी हुई है, उसका नाम है साहबजादा फरहान। जब आदमी पूरा स्किल वर्क करके आता है तो फिर बुमरे जैसे लोगों को ठा 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 वाले छक्के, याद है ना वो ठा ठा, वो वाले छक्के लगते हैं। ठीक है, वो ठा ठा जो है वो तब होती है जब स्किल वर्क पूरा होता है। अब मुझे सच सच बता दो, क्या मैनेजमेंट ने साहबजादा फरहान को कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, या साहबजादा फरहान ने मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि हाँ भाई मैं आपका पक्का ओपनर हूँ? प्लेयर कॉन्फिडेंस देता है, और प्लेयर कॉन्फिडेंस तब देता है जब उसका स्किल वर्क पूरा होता है। हम मोहम्मद आरिस के केस में ये बात जो कहते रहते हैं कि जी हम उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, हम उसे कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं। अरे भाई आप क्यों कॉन्फिडेंस उसे दे रहे हो? उसका काम है वो आपको कॉन्फिडेंस दे कि हाँ यार मैं फंसी हुई सिचुएशन में मैच निकाल के आपको दूंगा, मैं फंसी हुई सिचुएशन में बड़े रन करके दिखाऊंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा, पूरी टीम आउट हो रही होगी, मैं खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन अगर वो ये नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये वो मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा। प्लेयर का काम है मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस देना, कप्तान को कॉन्फिडेंस देना। अगर एक कप्तान है, वो किसी बॉलर को बॉल देता है कि भाई तू मुझे विकेट लेके दे, ठीक है, तो वो उस पर भरोसा नहीं करता, बॉलर उसे भरोसा दे रहा होता है कि मैं आपको विकेट लेके दे सकता हूं, तो वो उसके हाथ में बॉल रखता है। सेम सारे ओपनर्स के साथ होता है, सेम मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों के साथ होता है। हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे प्लेयरों को कॉन्फिडेंस की जरूरत है। अगर कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ रही है इस स्टेज पे आके, इसका सीधा सीधा मतलब है स्किल वर्क आपका पूरा है ही नहीं भाई। आपका स्किल वर्क पूरा होगा, आपको किसी कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में बल्ला आएगा और रन निकलने शुरू हो जाते हैं, अगर स्किल वर्क है तो। अगर स्किल वर्क नहीं है तो फिर यही जरूरत पड़ेगी कि भाई तू बहुत अच्छा प्लेयर है, भाई तू बहुत अच्छा प्लेयर है। यही करना पड़ेगा सारी जिंदगी, बच्चों की तरह पालना पड़ेगा पाकिस्तान टीम के प्लेयरों को। पाकिस्तान की टीम के प्लेयर्स परफॉर्मर्स होते हैं। वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप लाके लोगों को सिखाएंगे, कॉन्फिडेंस देंगे। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर वो पाकिस्तान टीम में आया ही क्यों है भाई? कॉन्फिडेंस तो उसको लेके आना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट से। जैसे कि साहबजादा फरहान है, मैं बार बार साहबजादा फरहान की एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ कि ये एक आपको ऐसी केस स्टडी मिल गई है जहां पर अब ये सवाल खत्म हो जाना चाहिए कि यार हम प्लेयर को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। भाई प्लेयर को कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। प्लेयर कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ यार मुझे इस सिचुएशन में बॉल दो, इस सिचुएशन में मुझे बैटिंग पे भेजो, मैं ओपनिंग पे अच्छे करूंगा, मैं मिडिल ऑर्डर में टिक जाऊंगा, मैं इस सिचुएशन में 4 छक्के मार सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस प्लेयर देता है, मैनेजमेंट नहीं देती। तो हमारे यहाँ जो ये उल्टा सिस्टम है, अगर मुझे कोई सुन रहा है तो प्लीज इस बात को आगे फॉरवर्ड करना कि प्लेयर का काम है कॉन्फिडेंस देना प्लेयर मैनेजमेंट को और कप्तान को। तो कप्तान भरोसा करता है और उसे अपनी 11 का हिस्सा बनाता है। कप्तान का काम नहीं है कि वो ऐसे प्लेयर को कॉन्फिडेंस दे जिसका स्किल वर्क पूरा नहीं है, जिस पे भरोसा नहीं है कि पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन भाई हमारा कॉन्फिडेंस पूरा है, ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता। स्किल वर्क पूरा होता है, प्लेयर खुद कॉन्फिडेंस देता है कप्तान को कि हाँ यार ये मेरा ओपनर है, ये मेरा ओपनिंग बॉलर है, ये मेरा स्पिनर है, ये मेरा फास्ट बॉलर है, ये मेरा विकेट कीपर है।
तो ये हमारे स्किल वर्क की कमी है कि हमें प्लेयरों को पाकिस्तान टीम में ला के कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत पड़ी कि भाई हम आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, आप खेलो। आप फेल हो जाओगे कोई नहीं, आप खेलो। सवाल पहले ये है कि भाई वो फेल हो क्यों रहा है? वो इसलिए फेल हो रहा है कि वो उसका स्किल वर्क पूरा नहीं है। तो बहरहाल ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग थी जो मैं कहना चाहता था सलमान अली आगा को। मूविंग फॉरवर्ड आपको भाई वो प्लेयर्स उठाने हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। आपको वो प्लेयर्स नहीं उठाने जिन्हें खुद आपको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपके लिए जरूरी है। और बहुत सी और आगे बस एक टॉपिक छोटा सा और टच करता हुआ चलूं। बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जी सलमान अली आगा का आगे फ्यूचर क्या है, और कोई कप्तान चेंज ना हो जाए, रिजवान ना आ जाए, ये ना आ जाए। देखो यार, पहले एक बात बहुत क्लियरली समझ लेना, सलमान अली आगा ने जिस टाइम कप्तानी की है ना, ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल टाइम्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट में लिखा जाएगा। जिस तरीके की कप्तानी वो कर गया, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इससे पहले बुरे हालात नहीं हुए, बुरे हालात इससे भी पहले बहुत हुए, लेकिन जिस तरीके के बिहेवियर और कंडक्ट्स उसने फेस किए हैं ना, इस तरीके का बिहेवियर हाउसफुल होने में फाइनल लग गया। कभी पाकिस्तान क्रिकेट में इंडिया की क्रिकेट में ऐसा नहीं हुआ कि हाउसफुल ही नहीं हुआ, ठीक है ना? और फिर बहुत ही डिफिकल्ट तीर जट टाइप के सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और फिर कंपेयर जो आपके प्रेजेंटर्स हैं उनके बिहेवियर्स, वो किस तरीके से सवाल कर रहे हैं। एक आदमी अलग, इंडिया के लिए अलग होस्ट खड़ा हो रहा है, प्रेजेंटर खड़ा हो रहा है, और पाकिस्तानी के लिए अलग प्रेजेंटर खड़ा हो रहा है। ये सिचुएशंस पाकिस्तान के किसी कप्तान ने पहले इंडिया के खिलाफ नहीं देखी हैं। इतनी इतनी फेयर सिचुएशंस जो है ना वो नहीं देखी हैं, ये पहली दफा देखी हैं। उसमें अगर सलमान अली आगा, गलतियां हमारे हमने बहुत की हैं, दबा के की हैं, प्लेट में रख के दिया है एशिया कप इंडिया को। लेकिन एक बात जरूर माननी पड़ेगी कि यार एशिया कप के फाइनल के आखिरी ओवर तक तो वो बंदा लाया, कंसिडरिंग कि आपकी टीम बिल्कुल जमीन पे लगी हुई थी और आपकी टीम एक रीबिल्डिंग प्रोसेस में, उनकी टीम तैयार है, आपकी टीम रीबिल्डिंग में थी, ठीक है? तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो सलमान अली आगा का जो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है 6 से 7 महीने का, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। बहुत सारी T20 सीरीज उसने जीती हैं, ठीक है, एक आधी हारा भी है बांग्लादेश में जाके, लेकिन ओवरऑल अगर आप उसकी प्रोग्रेस देखो तो बहुत डिसेंट है। और वर्ल्ड कप तक उसे एक फेयर चांस देना चाहिए। अगर वो प्रोग्रेशन देता है आगे, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर सलमान अली आगा वर्ल्ड कप ना भी जीता और आपको फाइनल तक पहुंचा गया, तो मैं तो सलमान अली आगा के साथ बिल्कुल ओके हूँ अगर कि वो आगे भी कंटिन्यू करे एज T20 बैट्समैन। बट ये जरूर है भाई, सलमान अली आगा को मैं एक मैसेज भी दे दूं अपनी तरफ से, जो मेरे दिल की बात है कि यार देखो, मिडिल ऑर्डर में अगर कोई खड़ा ना होगा ना तो जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। लीडर वो होता है हु गोज द वे एंड शोज द वे। आपको खुद गुजरना पड़ेगा अगर कोई टीम से नहीं गुजर पा रहा तो। उसके लिए फिर वही वाली सवाल, वही बात आती है, स्किल वर्क पूरा होना जरूरी है। आपका भी स्किल वर्क वीक है और आपको अपने स्किल वर्क पे पूरी तरह काम करना पड़ेगा अगर तो आपको एक अच्छा कप्तान बनना है। आगे पीछे जो भी फेल होता है, फहीम फेल हो जाता है, नवाज फेल हो जाता है, हारिस फेल हो जाता है, इनके ऊपर जिम्मेदारी बिल्कुल आती है, साइम पे जिम्मेदारी बिल्कुल आती है, ठीक है, लेकिन एंड में सवाल कप्तान से होता है। मिडिल ऑर्डर में जो खड़ा हुआ है ना, सवाल उससे हुआ भाई तूने क्या किया। तो ये याद रखिएगा, आपके ऊपर स्क्रूटनी बहुत बड़ी है, ठीक है। अभी लोगों ने हल्का हाथ रखा हुआ है क्योंकि एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सीरीज का पार्ट थे आप, और आपने बहुत अच्छा कंडक्ट किया उसमें एज अ कैप्टन। हम अप्रिशिएट करते हैं आपको। लेकिन तलवारें निकलेंगी और आप पे क्रिटिसिज्म बहुत सख्त होगा अगर आपकी खुद की अपनी बैटिंग और टीम की परफॉर्मेंसेस दोनों डिलीवर नहीं हुई। अगर मैच पाकिस्तान हारता भी है किसी सिचुएशन में जाके, तो ये बहुत क्लोजली जाके देखा जाएगा कि सलमान अली आगा की खुद की परफॉर्मेंस क्या है। ये सवाल आपसे होगा एंड यू विल हैव टू फेस दैट। और इसके लिए मेरा आपको एक जाती तौर पर मशवरा है कि अपना स्पिनर्स पे और अपना फास्ट बॉलर्स पे, तो जो जो हिटिंग जोन्स हैं और हिटिंग रेंज है,
उस पर भाई काम करो आप, इसको बहुत ज़रूरी है। कुलदीप यादव आपको चैंपियंस ट्रॉफी में भी खा गया था, उसी तरह आउट किया जैसे आपको इस मैच में आउट किया। इत्तेफाक ऐसे बार बार नहीं होता। इसका मतलब है कि वो तो आप पे काम करके आए हुए थे, लेकिन आपको नहीं पता था कि उस कुलदीप यादव को मारना कैसे है। ये स्किल वर्क पूरा करना होगा। पावर हिटिंग में आप वीक हो, आपको उस पर काम करना होगा अगर T20 का पार्ट रहना है। वनडे टेस्ट से मुश्किल ही आपको कोई हटाएगा, आप एक बहुत यूटिलिटी प्लेयर हो, लेकिन अगर आपको T20 का पार्ट रहना है तो आपके गेम में बहुत कमी है, जो आपको पहले खुद पूरी करनी है, प्लस अपने अराउंड ऐसी टीम क्रिएट करनी है जो कि आपको सपोर्ट दे सके। ये 25-30 रन 25-30 रन 25-30 रन वाली क्रिकेट जो है ना, ये आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। यानी आपको टीम में मैच विनर्स डेवलप करने होंगे, जो कि जब खड़े होते हैं तो 30-35 रन करके उसको 70-80 रन पे क्लोज करते हैं जाके। शाहजादा फरहान 3 दफा 50-60 रन 50-55 रन पे गया है यार। अगर फाइनल वाले मैच में भी वो 70-80 रन पे चला जाता, 90 रन पे चला था, मैच एक साइड पे लग गया था, जीत गया था पाकिस्तान मैच। तो कोई भी टीम में ऐसा प्लेयर नहीं है जो 40-50 रन करने के बाद उसको 80-90 में कन्वर्ट कर रहा हो। मैं तो वही नहीं प्लेयर से एक्सपेक्ट करूंगा ये चीज जो कि टीम में सीनियर है। टीम में सीनियर कौन है? फखर जमान, साहबजादा फरहान और सलमान अली आगा। बाकी साइम अयूब, बिल्कुल उस पर जिम्मेदारी आती है, मगर वही वाली बात है कि वो हम उसे एज अ यंगस्टर और ऑलराउंडर में निकाल देते हैं बीच में से, हालांकि निकालना नहीं चाहिए। हारिस हारिस का भी यही सिस्टम है कि जी अभी तो जी वो नया है और ये उसकी पावर हिटिंग ये है, हम उसे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस ही दिए चले जा रहे हैं। स्किल पे कोई काम नहीं है, वो कॉन्फिडेंस दिए चले, वो हमें नहीं दे रहा कॉन्फिडेंस। जब आगे खड़ा होता है दिल में बस एक ही चीज़ पैदा होती है कि अल्लाह इसको बचा ले और पाकिस्तान को बचा ले। ये चीज़ हमारे दिल में पैदा होती है, तो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं दे रहा। सबको अपने अपने ऊपर स्किल वर्क की जरूरत है, लेकिन जो टीम होती है ना वो खड़ी 3-4 प्लेयर पे ही होती है। आपके 3-4 कौन है? शाहजादा फरहान, फखर जमान, सलमान अली आगा, और कुछ हद तक शायद साइम अयूब को या नवाज को आप कह सकते हो। तो ये आपका एक कोर है। आपको अपने कोर को मजबूत करना है, और कोर में आप खुद आते हो पहले, सबसे पहले। तो इस चीज़ पे बहरहाल आप काम करो, और मेरे हिसाब से आपको वर्ल्ड कप तक कप्तानी करनी चाहिए। अब तक के लिए इतने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।